बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो जो हैं आप सब लोगों ने देखी और मेरे कई जो नाज़रीन थे उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए। कमेंट्स भी दो तरह के हैं। एक कमेंट्स में उन्होंने मेरी इस हमारे चैनल की जो काविश है उसको सराहा और कुछ लोगों ने सवालात पूछे। पहले जो हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम लेक्चर रिकॉर्ड करके उसके नीचे जो सवाल पूछते थे, तो जो उससे अगला जब लेक्चर रिकॉर्ड किया तो पहले उन पूछे हुए सवालों के जवाब देते थे, फिर आगे नया लेक्चर शुरू करते थे। लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि जो बंदा नया लेक्चर देखता है तो उसको तो बैकग्राउंड का पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना जितने भी जो सवालात पूछे गए हैं उनको सवाल को और उनके जवाब को एक अलग जो लेक्चर है उसमें रिकॉर्ड किया जाए। तो हम सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन जो मेरे 3 व्यूअर्स हैं जो मेरे ज़हन में है। एक मोहम्मद बिनियामीन, एक सलमान ज़फ़र हैं और एक रफ़ीउल्लाह साहब हैं। इन पहले 2 को तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो तीसरे हैं इनसे मेरा कोई तारुफ़ नहीं है। लेकिन इन तीनों ने मेरे हर लेक्चर के नीचे मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी हौसला अफजाई की। इनका शुक्रिया। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए, मुझे इनकरेज किया, उनका भी शुक्रिया। उन कमेंट्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दूँगा। और इंशाल्लाह ऑनवर्ड इस लेक्चर के ऑनवर्ड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे कमेंट्स के नीचे, तो उनके जो जवाब हैं वो अलग लेक्चर में रिकॉर्ड किए जाए, अलग लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनमें उन सवालों के जवाब दे जाएंगे। इसलिए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो किसी लेक्चर के मतलब तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह मैं उसके ज़रूर जवाब दूँगा। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा है तो डेफ़िनेटली उसके जवाब जानने के लिए आपको चैनल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं उन सवालों के जवाब दूं तो आपको पता चल जाए कि ये जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें आपके सवाल का जवाब है या नहीं। तो बिला तख़ीर मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा जो लेक्चर 12 था, रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, इसमें एक ये मोहम्मद यूसुफ हैं जिनको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मुझसे वैसे ही सवाल कोई हो तो पूछ लेते हैं, और ये सारे वही लोग हैं जिनका मेरे साथ कोई रब्ता नहीं। इन्होंने मेरी वीडियोस देखी, वीडियोस के नीचे सवाल पूछा और इन सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये मोहम्मद यूसुफ हैं। तो इन्होंने पूछा है वाई एडहॉक रिलीव्स आर नॉट एडेड इन कम्यूटेशन। यानी इनका जो सवाल है वो ये है कि जो एडहॉक जब हम कम्यूट करते हैं पेंशन, तो जो एडहॉक रिलीफ हैं वो भी क्यों नहीं कम्यूट होते। तो उसका जवाब ये है कि जब फाइनेंस डिवीज़न एडहॉक इंक्रीज़ अनाउंस करता है हर साल, जिस साल भी यानी इंक्रीज़ लगाई है तो उसमें सेपरेटली लिखा होता है नो पार्ट ऑफ एडहॉक इंक्रीज़ विल बी कम्यूटेड। यानी वो क्लियरली लिख देते हैं कि जो एडहॉक इंक्रीज़ होगी इसका कोई पार्ट भी, एडहॉक इंक्रीज़ का कोई पार्ट भी जो है वो कम्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम ग्रॉस पेंशन निकालते हैं और उसी का ही 35% लेके कम्यूट कर देते हैं। एडहॉक इंक्रीज़ बाकी जो 65% है उस पे लगती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये आकाशा खान है। इन्होंने पूछा है, जो मेरा लेक्चर था फैमिली पेंशन की, डिवीज़न ऑफ फैमिली पेंशन, लेक्चर 13 है। इसमें पूछा है कि अगर 2 बीवियां हों और 1 बच्चा हो तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये मैं समझा चुका हूँ कि अगर 1 बीवी, 2 बीवियां और बच्चे शामिल करके, क्योंकि अगर 1 बीवी है तो फुल पेंशन उसी को मिलेगी। लेकिन अगर 2 बीवियां हैं तो फिर देखा जाएगा कि 2 बीवियों को या बीवियों को मिला और बच्चों को मिलाकर कुल तादाद कितनी है। अगर वो तादाद 4 होगी तो सबको 25-25 यानी इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, 4 हिस्से बन जाएंगे।
ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा तादाद हो गई है तो बीवियों को जो है वो हर बीवी को 25% मिलेगा, यानी अगर 2 बीवियां हैं तो 25, बाकी पीछे बचा 50%। तो 3 बच्चे हैं यानी 4 से तादाद ज़्यादा हो गई, 3 बच्चे हैं तो 50% 3 बच्चों में तकसीम हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने ये बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहरहाल मैंने ये बता दिया कि अगर 2 बीवियां हों और 1 बच्चा हो तो अब डेफिनेटली तादाद 4 से ज़्यादा है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 या 4 से कम तादाद हो तो 3 हो 4 हो तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से बढ़ जाए तो बीवियों को 25 दे के रिमेनिंग पार्ट बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा। और एक और सवाल था इससे मतलब वो मेरे उस्ताद भी हैं प्रोफेसर तारिक महमूद साहब, आजकल प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिवाल के। उन्होंने ये एक सवाल पूछा था, वर्बली कमेंट्स में नहीं है, कि भाई अगर 2 बीवियां हैं, एक बीवी के बच्चे कोई पेंशन ले रही हैं, दूसरी बीवी उसके बच्चे पेंशन ले रहे हैं, तो एक बच्चा यानी जो एज है 21 साल है फेडरल गवर्नमेंट में और 24 साल है पंजाब गवर्नमेंट में, तो वो अटेन कर लेता है, तो फिर कैसे पेंशन तकसीम होगी? फिर हम दोबारा ज़ीरो पे आ जाएंगे, फिर देखेंगे कि बीवियों और बच्चों को मिलाकर तादाद कितनी है। 4 है तो इक्वली डिवाइडेड, 4 से ज़्यादा है तो 25 हर एक बीवी का, और जो बाकी पार्ट है वो बच्चों का हो जाएगा। यानी सिर्फ एक बीवी के जो यानी एक बीवी है उसके बच्चे हैं तो उस बच्चे का अगर यानी वो एज ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है तो उसका हिस्सा उसकी बहन को नहीं मिलेगा, तमाम हिस्सेदारों में जो उसके स्टेप जो हैं ब्रदर्स और सिस्टर हैं उनमें भी तकसीम होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन है, सर ये भी आकाशा खां है, इन्होंने लेक्चर 7 कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन, उसके नीचे ये सवाल पूछा है, सर ग्रेजुटी भी रिस्टोर हो जाती है? जी, ग्रेजुटी रिस्टोर नहीं होती। ग्रेजुटी उन लोगों को मिलती है जिनकी सर्विस 10 साल से कम है, यानी जिसको पेंशन नहीं मिले, इदारे ने उसको रिटायर कर दिया, कंपलसरी निकाल दिया, तो अगर जो है उसकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, 10 साल से कम है, तो फिर इसको ग्रेजुटी मिलती है। और ग्रेजुटी जो है ये लंप सम पेमेंट है, ये स्टोर नहीं होते। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये अभी हमसे सवाल पूछा था आकाशा खान ने। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये है जी, इन्होंने ज़रा जी। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है काजी बाबर साहब, काजी बाबर, इन्होंने मेरा जो लेक्चर 8 है, लेक्चर 8वां लेक्चर रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पोर्शन, इसी पे मेरे 4 लेक्चर हैं 1 2 3 4 के से। तो ये जो लेक्चर 8वां है लेक्चर, इसमें पूछा है सर ये कैसे पता चलता है कि पेंशन कम्यूट हुई थी कि नहीं, अगर फैमिली पेंशन ले रही हो और सर्वेंट फोर्थ हो गया हो तो देखें इसमें हर बंदे की जो भी पेंशनर होता है उसकी कम्यूट होती है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी अगर कोई कहेगा कि मेरी कम्यूट ना करो तब नहीं होगी, वरना सबकी होती है। यानी इसमें कोई भी पूछने की या डाउट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की कम्यूट हुई कि नहीं, हर एक की होती है। सिर्फ उसकी जो कम्यूट नहीं होगी जब बंदा खुद कहेगा कि मेरी पेंशन जो है ना, जो मुझे कम्यूट नहीं लेना, मुझे फुल पेंशन दी जाए, उसकी करेंगे, वरना हर बंदे की जो पेंशन जो है वो कम्यूट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी काजी बाबर सर, इन्होंने यानी एक जो इन्होंने मेरा जो लेक्चर 8 था उसके नीचे सवाल पूछा, अभी ये मेरा लेक्चर 12 है, इसके नीचे भी इन्होंने एक सवाल पूछा है काजी बाबर साहब ने, सर रेस्टोरेशन की डेट 4-5 साल गुज़र गए हो तो उस पेंशन को रिस्टोर कराने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, AGPR के लिए काइंडली ये बता दीजिएगा। तो काजी बाबर साहब चाहे 4-5 साल गुजर जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अगर रेस्टोरेशन की डेट गुजर चुकी है, चाहे जितने मर्जी साल गुजर जाएं, आपको उस सब का एरियर मिल जाएगा। और रिस्टोर कराने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी आप रिस्टोर करा रहे हैं तो अभी रूल आप पर एप्लीकेबल होगा। आप सिर्फ जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे और अपने महकमे में एप्लीकेशन भी लिख के दे सकता है कि जी मेरी रेस्टोरेशन की डेट ये थी, तो इतना अर्सा गुजर गया है, तो मतलब मेरी कम्यूट नहीं हुई, बहाल नहीं हुई, रिस्टोर नहीं हुई, तो बहाल कर दें, तो आपकी वो जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है वो बहाल हो जाएगा। चाहे जितने साल मर्ज़ी गुजर जाएं, आपको एरियर मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जी, ये है अब्दुल बासित साहब। इन्होंने सवाल पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, माय फादर रिटायर्ड इन 2010, हाउ कैन वी फाइंड दैट अ पोर्शन ऑफ पेंशन इज़ कम्यूटेड और नॉट, इफ़ कम्यूटेड इट इज़ हाउ मच। जी अब्दुल बासित साहब, इसमें ये है कि 1 जुलाई 2005 से जो है कम्यूट का जो रेट है वो 35% है। ठीक है, 35% से ज़्यादा कम्यूट नहीं होता। तो और दूसरी बात ये है कि भाई आप पूछ रहे हैं कि कम्यूट हुआ था या नहीं, ये मैंने भी बता दिया कि 100% केसेस में, बल्कि आप बिल्कुल कोई एक आधा ही ऐसा केस होगा हज़ारों में या लाखों में कि जिसमें पेंशनर कम्यूट नहीं कराता, बल्कि सारे कराते हैं। तो यानी यकीनन आपके जो है वो फादर की कम्यूट हुई होगी। और 2010 में अगर इन्होंने 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए हैं तो 12 साल बाद 60 साल की उम्र में टेबल है 12 साल, तो इसका मतलब है आपके वालिद साहब की जो पेंशन है वो 2022 में बहाल होगी और उसका रेट है 35%। इसके बाद है जी, ये अतीउल्लाह खान साहब हैं। सर इट इज़, इन्होंने 8वां लेक्चर 8 जो है, सर इट इज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सर माय क्वेश्चन इज़ डैट फैमिली पेंशन इधर डेथ ड्यूरिंग सर्विस और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट कैन बी रिस्टोर्ड, काइंडली क्लैरिफाई विद रेफरेंस टू रूल प्लीज़। जी अतीउल्लाह साहब, आपको मैं जो इसका लेटर है, रूल है, वो इस वीडियो में लगा दूंगा। उस लेटर की मैंने जो है स्नैपशॉट ले ली है और वो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। और दूसरा ये जो सवाल है आपका कि जो फैमिली पेंशन है यानी डेथ इन सर्विस और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों केसेस में पेंशन रिस्टोर होगी। देखें, जो डेथ इन सर्विस है उसमें तो क्लियर रूलिंग है कि भाई 100% फैमिली पेंशन दी जाएगी, 25% इन द फॉर्म ऑफ डेथ ग्रेजुटी, 75% इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। तो जिसकी कम्यूट होगी उसकी यकीनन बहाल भी होगी। ये एक जहन में आप बात बिठा लें, कन्फर्म है कि जिसकी कम्यूट होगी तो यकीनन उसकी बहाल भी होगी। तो इन सर्विस डेथ में फैमिली की जो पेंशन है 25% वो कम्यूट होती है, तो वो यकीनन बहाल हो गई। अब बात रह गई डेथ आफ्टर रिटायरमेंट की, तो उसकी भी क्लियर रूलिंग है, सेपरेटली उसमें लिखा हुआ है कि फैमिली पेंशनर को ये बेनिफिट दिया जाएगा कि अगर वो पेंशनर की लाइफ में पेंशन उसने रिस्टोर नहीं कराई तो उसकी डेथ के बाद ये बेनिफिट उसकी फैमिली को मिल सकता है। तो बहरहाल मैं इस वीडियो में उस रूल की जो कॉपी है वो लगा दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी अब्दुल बासित साहब हैं। इन्होंने लेक्चर 6 है पेंशन फॉर्म कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें एक सवाल पूछा है, स्केल रिवाइज होने के बाद एडहॉक एम्प्लाई की बेसिक में मर्ज हो जाते हैं, पेंशन में क्या होता है। तो इस सवाल का ये जो है ये मैंने जवाब दिया है। देखें यहाँ पे कि 2017 में 1 जुलाई 2017 में स्केल रिवाइज हुए थे, तो यहाँ पे स्केल रिवाइज होने से पहले ये मिल रहे थे 50%, 10% और ये 2017 वाला लग गया पे में। ठीक है, एक उस साल का यानी 2017 का ये हो गया, पहले ये मिल रहे थे। तो जब स्केल रिवाइज हुए तो यहाँ देखें कि ये मर्ज हो गया 50%,
बेसिक में, और ये यहाँ ख़त्म हो गया और सिर्फ 10% रह गया, इन दो में से सिर्फ 10% रह गया, और ये 17 वाला इधर भी है इधर भी है, ये दोनों सूरतों में रहेगा। अब आए पेंशन में। आपने पूछा पेंशन में क्या होता है, तो पेंशन में देखें यहाँ पे इस वक्त यानी जो लोग 16-17 में रिटायर्ड हुए उनको 5 ये एडहाक रिलीफ मिल रहे थे, और यहाँ पे 4 एडहाक मिल रहे हैं, 17 वाला शामिल करके बता रहा हूँ। तो एक जब स्केल रिवाइज होते हैं, जब भी स्केल रिवाइज होंगे तो क्या होगा, जो उस साल लोग रिटायर होंगे उनके एडहाक इंक्रीज़ में से 1 या 2 या 3 एडहाक जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे 2010 का लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा, क्यों? स्केल रिवाइज हो गया। स्केल रिवाइज होने से बेसिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर इधर से आप नहीं निकालेंगे एक एडहाक तो क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पुराने पेंशनर की, और उस साल स्केल रिवाइज होने वाले साल वाले जो पेंशनर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए और पुराने पेंशनर और नए पेंशनर की पेंशन में जो फ़र्क है उसको कम रखने के लिए क्या करती है, कोई एडहाक ख़त्म कर देती है। 1 भी ख़त्म कर सकती है, 2 भी ख़त्म कर सकती है और 3 भी ख़त्म कर सकती है। यहाँ देखें, जब 2017 में स्केल रिवाइज हुए तो जो 2010 का था एडहाक 15% वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, सिर्फ बाकी जो 4 हैं 3 ये तो मिल ही रहे हैं, 15, 7.5, 10, 15, 7.5, 10, और ये एडहाक जो है ये पुरानों को भी मिलेगा जो 2017 का, और नए लोगों को भी मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद इन्होंने एक और सवाल पूछा है, करंट सर्वेंट को सैलरी स्लिप जारी होती है जिसमें तमाम अलाउंसेस की डिटेल होती है, पेंशनर की मंथली स्टेटमेंट कहाँ और कैसे मिल सकती है? तो इस जनाब सैलरी स्लिप तो इसलिए देते हैं कि उसमें हर महीने कुछ ना कुछ फ़र्क आता है, कोई कटौती होती है किसी तरह की, तो वो जो कटौती है वो इस महीने हो सकता है हो रही हो, अगले महीने वो ख़त्म हो जाए। कोई HBA है, चल किसी का एडवांस चल रहा है, एडवांस इस महीने रिकवर हो गया, अगले महीने नहीं है, या इस महीने नहीं है अगले महीने से उसने कोई एडवांस लिया है वो रिकवरी शुरू आ जाएगी, तो उसमें चेंज होती रहती है सैलरी। इस वजह से हर महीने जो बंदा मुलाजिम है उसको सैलरी स्लिप इशू की जाती है कि जी आप देख लें कि इस क्या क्या फ़र्क है। लेकिन पेंशनर की जो पेंशन है वो 1 महीने चेंज होती है साल में, वो भी तब जब एडहाक इंक्रीज़ कोई गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, तो बाकी साल के जो 11 महीने हैं वही पेंशन चलती रहती है। और आपको ये भी पता होगा कि पेंशन से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हो सकती, तो जो इसलिए पेंशनर को साल में सिर्फ 1 दफ़ा इंटीमेट किया जाता है नॉर्मली। हो सकता है कुछ महकमे ना कर रहे हों, वैसे ही वो बता देते हों उसके वो, या वो पेंशनर ख़ुद अपनी बैंक स्टेटमेंट से देख लेता हो कि मेरी इतनी पेंशन आ रही है। लेकिन अगर ना भी आए तो वो अपने अकाउंट ऑफिस से पूछ सकता है कि मुझे मेरा इजाफे का लेटर, इंक्रीज़ का लेटर जो है वो दे दें। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि पेंशन चेंज नहीं होती। अभी देखें, जैसे गवर्नमेंट ने पिछले साल इंक्रीज़ अनाउंस की थी, इस साल नहीं की, तो अब पेंशन जो है अब 24 महीने यही चलती रहेगी। अगर अगले साल कोई इजाफा होगा तब पेंशन चेंज होगी, वरना वही रहती है। तो इस वजह से हर महीने उसको ये चीज़ इशू नहीं की जा सकती, मंथली स्टेटमेंट नहीं इशू की जाती। वजह क्या है कि कोई चेंज उसमें नहीं होती, जबकि सैलरी में हर महीने वेरिएशन होती रहती है। इस वजह से मुलाजिम को पे स्लिप इशू की जाती है। इसके बाद इन्होंने ही लेक्चर 16 ये भी रेस्टोरेशन से मतलब ये रेस्टोरेशन का चौथा लेक्चर है। इसमें सवाल पूछा है अब्दुल बासित साहब ने, सर अगर पेंशन कम्यूटेशन के वक़्त एम्प्लॉई ज़िंदा ना हो तो कम्यूटेड अमाउंट उसकी वाइफ को मिलेगी? अगर मिलेगी तो किस हिसाब से मिलेगी? अगर आया एम्प्लॉई की एक्चुअल अमाउंट पर मिलेगी या फिर वाइफ को मिलने वाली पेंशन का 35% मिलेगी? देखें, पेंशन कम्यूट इसमें डिपेंड करता है। अगर पेंशन जो उस फौत हुआ तो उसका केस अप्रूव हो चुका था तो फिर 35% कम्यूट मिलेगा और बाकी उसकी पेंशन मिलेगी, ठीक है, तो और वो उसकी वाइफ को मिलेगी। लेकिन अगर पेंशनर जो है अचानक फौत हो गया तो फिर क्या होगा, उसकी वाइफ को 25% कम्यूट मिलेगा और 75% उसको मंथली पेंशन मिलेगी। तो इसी तरह अगर यानी
उसके पेपर जो चल रहे थे, यानी वो केस अप्रूव हो गया लेकिन उसने पेपर सबमिट नहीं किए, तो फिर भी उसको जो है 35% जो है ना कम्यूट मिलेगा और बाकी जो है 65 पेंशन मिलेगी। और उसकी जिस डेट तक, यानी एक बंदे की पेंशन का केस अप्रूव हो गया 30 सितंबर तक, लेकिन अभी पेपर उसने सबमिट नहीं किए थे, तो 30 सितंबर को और 15 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, 15 अक्टूबर तक उसको मिलेगी पेंशन उस फुल, यानी 35% और 65%, और 15 अक्टूबर के बाद उसको जो 65% पेंशन मिल रही थी उसी का ही 75% हो जाएगा। यानी सपोज 65% पेंशन उसकी थी 10,000, तो 15 अक्टूबर को वो फौत हो गया, ठीक है, तो पेंशन ऑफिस क्या करेगा, 15 अक्टूबर तक उसकी वो कम्यूट करके बाकी 65% के हिसाब से पे करेगा, और उसके ऑनवर्ड जो है उसको फैमिली पेंशन का जो शेयर होता है 75% वो उसको मिल जाएगा। लेक्चर 16 है, इसमें इसरार अहमद ये एक सवाल पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली बता दें कि अकाउंट ऑफिस का ये प्रोसीजर कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए 8 वीक्स हो गए हैं। ये इसरार अहमद साहब है, इन्होंने पेंशन बहाली के लिए पेपर जमा कराए थे, तो उसके ये पूछ रहे हैं कि जब हम रेस्टोरेशन करवाते हैं, कोई पेंशनर अपनी पेंशन बहाल करने के लिए अपने पेपर सबमिट करता है, तो पेपर सबमिट होने के कितने अरसे तक पेंशन बहाल हो जाती है। तो नॉर्मली तो इस प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 दिन लगने चाहिए, बल्कि वैसे तो ये 1 वीक में भी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आप इसको 15 दिन कह सकते हैं, तो इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंशन केसेस का भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि विद इन 2 वीक फाइनलाइज कर दें। तो इन द सेम वे अगर हम इसको भी देखें तो इसमें तो पेपर शेपर चाहिए नहीं होते, सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये 15 दिनों में हो जाना चाहिए केस। लेकिन अगर देर हो गई है तो आप इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके बाद ये लेक्चर 8 के नीचे गुल खान साहब हैं कोई, इन्होंने कहा है, एक लिखा हुआ है, एक बंदा 31 मई को रिटायर्ड हो जाए तो उसे 1 इंक्रीमेंट मिलने चाहिए। सर मुझे इसका रूल चाहिए, मेहरबानी फरमा कर अगर बता दें नवाज़त से होगी। तो गुल खान साहब, मैंने इस वीडियो के आखिर में या दरमियान में मैं इसका जो लेटर है वो लगा दूंगा, और वैसे मैंने आपको कमेंट्स के नीचे इसका लेटर नंबर दे दिया था, लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं इस वीडियो में वो लगा देता हूँ। इसके बाद है हैदर अली, ये पूछ रहे हैं, अगर मरने वाले ने 2 शादियाँ की हों और पहली को डाइवोर्स दे दी हो और पहली बीवी से भी बच्चे हों, तब क्या सूरत हाल होगी। तो हैदर अली साहब, इसमें ऐसा होगा कि जो जिसको डाइवोर्स दे दी है वो तो एलिजिबल नहीं होगी, यानी उसका जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको पेंशन में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो उसका तरीका वही, आप मेरा लेक्चर भी देख लें, डिवीज़न ऑफ फैमिली पेंशन। तो समझा भी देता हूँ कि जिस बीवी को तलाक हुई है उसके बच्चे और जो पहली बीवी है उसको और उसके बच्चों को शामिल करके देखें। अगर तादाद 4 है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हैं तो एक बीवी का हिस्सा हो जाएगा 25%, और बाकी जो बचेगा वो तमाम बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये एक है जी, एसोसिएट इंजीनियर के नाम से, इन्होंने सवाल पूछा है, सर वी आर वेटिंग फॉर कैलकुलेशन मेथड फॉर जीपीएफ। तो मोहतरम, जो जीपीएफ का जो मेथड है वो कोई नहीं है, जीपीएफ की डिडक्शन होती है, ठीक है, और मंथ एंड पे, सॉरी ईयर एंड पे जो अकाउंट ऑफिस है जितना भी बैलेंस 30 जून को खड़ा होगा उसके अकाउंट में, उस पर प्रॉफिट लगा देता है। तो इसके लिए आप मेरा लेक्चर जो है सीपीएफ वर्सेस जीपीएफ वो देख लें, उम्मीद है आपको उसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक है ये जी लेक्चर 2 के नीचे एक साहब हैं अफजाल अंसारी, इन्होंने
सवाल पूछा है, पेंशन इज़ परपीचुअल एक्सपेंडिचर मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पेंशन। देखिए, सोर्स ऑफ पेंशन जो है ये गवर्नमेंट एक्सचेकर है। गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका एक फ़ंड होता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड। तो जितनी भी टैक्सेस से या किसी और ज़रिए से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है वो तमाम फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में जमा हो जाती है। तो फिर ऑनवर्ड जो है उसी में से ही पैसा रिलीज़ किया जाता है। आप बजट भी देखते होंगे तो बजट में बाकायदा गवर्नमेंट तनख्वाहों के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए, पेंशन के लिए पैसे एलोकेट करती है और फिर उसी के मुताबिक टैक्सेशन करती है गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन की होती है उसी मद में फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं। तो सोर्स ऑफ पेंशन क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। इसके बाद लेक्चर 13 है, यहाँ भी ये डिवीज़न ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें लिखा हुआ है सर इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, अल्लाह आपको इसका अजर दे। सर आपने ऑप्शन 2 और 3 में पेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल से ज़िक्र किया, लेकिन आपने चिल्ड्रन की एजेस और शादी का जिक्र नहीं किया। क्या शादीशुदा चिल्ड्रन को भी पेंशन मिलेगी क्या? काइंडली इसको भी क्लैरिफाई करें प्लीज़। देखें अतीउल्लाह साहब, मैंने एक जो लेक्चर है जिसमें एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स फॉर पेंशन, उसमें बड़ी तफसील से हर एक का बताया है कि भाई जो बच्चे हैं वो लड़का है तो 21 साल की उम्र तक उनकी होगी, डॉटर है तो टिल मैरिज होगी, बेवा है वो भी टिल मैरिज होगी, इसी तरह पेरेंट्स हैं उनका भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें स्टेप वाइज है। एक है इमीडिएट, यानी जो मरने वाला है उसकी पहली नस्ल, यानी उसको क्या होगा, ये रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके बाद जब दूसरी नस्ल है, जैसे उसकी बहू है, बेवा बहू, उसका बेटा मर गया उसकी, तो उसके लिए रूल कुछ और है कि वो 10 साल का टाइम है रिटायरमेंट से लेके, यानी उसकी जो 10 साल गुजर गए हों तो जो अगर अनएक्सपायर्ड पीरियड है वहाँ तक पेंशन मिलेगी। तो वहाँ मैंने ये बड़ी तफसील से ज़िक्र किया है, आप मेरी वो वीडियो देख लें। इसके बाद ये है लेक्चर 14, वॉलंटरी रिटायरमेंट, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। इसमें ये कोई निगहत मुश्ताक, इन्होंने सवाल पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, इज़ इट पॉसिबल टू गेट पेंशन इफ़ सर्विस इज़ 20 years and 5 years एक्स पाकिस्तान लीव, आई नीड योर हेल्प, थैंक यू। तो इसमें ये है जी पॉसिबल है, अगर आपकी सर्विस 20 साल और 5 साल आपकी लीव है, लेकिन अगर लीव आपको विद पे, हाफ पे या फुल पे दी हुई है तो वो काउंट हो जाएगी आपकी सर्विस में। सिर्फ एक लीव जो है वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होती, वो है लीव विदाउट पे, यानी अगर आपने बग़ैर तनख्वाह की कोई छुट्टी की है वो आपकी सर्विस में काउंट नहीं होती, बाकी हर तरह की जो लीव है वो काउंट हो जाती है। इसका मैंने आपको फार्मूला भी बना के दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग सर्विस इज़ इक्वल टू टोटल सर्विस माइनस लीव विदाउट पे, ये फार्मूला है। तो एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है, ठीक है, एक्सेप्ट कि वो विदाउट पे ना हो। अगर आपकी कोई विदाउट पे छुट्टी है वो नहीं शुमार होगी, बाकी हर तरह की छुट्टी जो है वो आपकी सर्विस में काउंट होती है। तो आप पेंशन ले सकती हैं प्री मैच्योर, अगर आपकी जो सर्विस है वो विदाउट पे नहीं है, तो चाहे ये 20 साल 5 साल आपकी एक्स पाकिस्तान लीव दोनों मिला के 25 साल काउंट हो जाएगा। इसके बाद लेक्चर 12 है, इसमें कस्वा रफरफ, सलाम भाई, आई गॉट रिटायर्ड इन 2014 एट द एज ऑफ 45, 50% वाज कम्यूट वाज काउंटेड टिल एज ऑफ 60, मतलब 15 साल का कम्यूट था। व्हेन विल माई पेंशन स्टोर। देखें 50% कम्यूट हो नहीं सकता, ये आपको कोई गलत गाइड किया किसी ने, क्योंकि 2005 से 1 जुलाई 2005 के बाद रेट जो है कम्यूट का वो 35% हो गया है। और 45 ईयर्स में जो टेबल है वो मैं आपको ज़रा अभी बता देता हूँ। 45 की एज में जो 2014 में टेबल चल रहा था, 45 की एज में यानी 21.759, यानी ये डेसिमल के बाद 7 है तो ये 22 साल काउंट होंगे। तो इसका मतलब है आपकी जो
पेंशन है वो बहाल होगी 67 ईयर्स की एज में, यानी 2014 में आप 22 जमा कर लें तो 6 यानी 2036 में, यानी 2036 में जाके आपकी पेंशन जो है वो बहाल होगी, और ये बहाल हुई होगी 35% ना कि 50%। अच्छा, इसके बाद लेक्चर 7 है, इसमें भी अतीउल्लाह साहब ने सवाल पूछा है, सर फैमिली पेंशन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट वाले केस में मेडिकल अलाउंस भी नेट पेंशन का 75% दिया जाएगा, काइंडली क्लैरिफाई इट प्लीज़। नहीं जी, मेडिकल अलाउंस फुल रहेगा, जितनी भी पेंशन होगी उसमें से मेडिकल अलाउंस माइनस करेंगे, फिर जो बाकी बचेगी उसका 75% लेंगे, जो आएगा उसमें दोबारा फुल मेडिकल अलाउंस जमा कर देंगे। ठीक है जी, अभी मैं कुछ सवाल रह गए हैं, लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी ये मैंने अतीउल्लाह साहब तक के जो लोग हैं इनको जो इन्होंने सवाल पूछे उसका जवाब दे दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे शुरू करेंगे। जो भी सवाल आता है आपके जहन में कमेंट्स, वीडियो के नीचे कमेंट्स में दें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप जो मेरी वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जब भी मैं सवालों के जवाब वाला जो लेक्चर अपलोड करूं तो आपको इल्म हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।